भाभी अकेलापन, दुख और अवसाद लिए जी रही थी। बरसों से रुके हुए आंसू मेरे कंधे का सहारा पाकर बह निकले थे। भाभी की वेदना के आगे सांत्वना के शब्द छोटे पड़ रहे थे। अपनी सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी कि रास्ते में बनारस में रहने वाली भाभी चाची की बहू से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थी जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई। पटना में ट्रेन में बैठने के बाद ही भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था। आखिर जन्म के बाद 19 साल मैंने वहीं गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 25 साल बाद उसी घर में जाते हुए अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं, यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देना चाह रही थी। स्टेशन से जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस जमाने में सूनी रहती थी, उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से शहर पटा पड़ा था। पहले जहां कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली जमीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर रखा था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंच ही गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, सामने भाभी खड़ी थी। बालों में बहुत सफेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी, मैं गीता। थोड़ी देर वे सोच में पड़ गईं, फिर खुशी से बोली, अरे दीदी, आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के कालकलित हो गए थे। 2 नंदे थी, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बना कर ले आईं। चाय पीते पीते मैंने उनको भरपूर नजरों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें, जैसे उनकी चमक को ग्रहण लगे वर्षों बीत चुके हों। सलवटे पड़ी हुई सूती सफेद साड़ी, जैसे कभी उसने कलफ के दर्शन ही न किए हों। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस समय से बिल्कुल विपरीत थी जब वे ब्याह कर इस घर में आई थी। मैं उन्हें देखने में इतनी खो गई थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका ध्यान ही नहीं रहा। उनकी आवाज से चौंकी, दीदी, किस सोच में पड़ गई हैं? पहले मुझे देखा नहीं है क्या? नहा कर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि रास्ते की थकान उतर जाए, फिर जी भर के बातें करेंगे। चाय खत्म हो गई थी। मैं झेम कर उठी और कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। शादी और सफर की थकान से सच में बदन बिल्कुल निढाल हो रहा था। लेट तो गई, लेकिन आंखों में नींद के स्थान पर 25 साल पुराने अतीत के पन्ने एक करके आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे चचेरे भाई का विवाह इन्हीं भाभी से हुआ था। चाचा की पहली पत्नी से मेरा इकलौता भाई हुआ था। वह अन्य दोनों सौतेली बहनों से भिन्न था। देखने और स्वभाव दोनों में उसका अपनी बहनों से अधिक मुझसे स्नेह था, क्योंकि उसकी सौतेली बहनें उससे सौतेला व्यवहार करती थी। उसकी माँ के गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मेरी माँ की भी उसकी सगी माँ से बहुत आत्मीयता थी, इसलिए वे उसको अपने बड़े बेटे का दर्जा देती थी। उस जमाने में अधिकतर जैसे ही लड़का व्यवसाय में लगा कि उसके विवाह के लिए रिश्ते आने लगते थे। भाई एक तो बहुत मनमोहक व्यक्तित्व का मालिक था,
दूसरा उसने चाचा के व्यवसाय को भी संभाल लिया था। इसलिए जब भाभी के परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तो चाचा मना नहीं कर पाए। उन दिनों घर के पुरुष ही लड़की देखने जाते थे, इसलिए भाई के साथ चाचा और मेरे पापा लड़की देखने गए। उनको सब ठीक लगा और भाई ने भी अपने चेहरे के हाव भाव से हाँ की मुहर लगा दी तो वे नेक करके शगुन के फल, मिठाई और उपहारों से लदे घर लौटे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई जब हमसे मिलने आया तो बहुत शर्मा रहा था। हमारे पूछने पर कि कैसी है भाभी तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सुंदर है। उसके चेहरे की लजीली खुशी देखते ही बन रही थी। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। उन दिनों औरतें बारात में नहीं जाया करती थी। हम बेसब्री से भाभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और लंबा घूंघट काढ़े भाभी भाई के पीछे पीछे आ गई। चाची ने उन्हें औरतों के झुंड के बीचों बीच बैठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पहली बार ही जब उनका घूंघट उठाया गया तो मैं उनका चेहरा देखने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई उस अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी कोडो। मक्खन सा झक सफेद रंग, बेदाग और लावण्यपूर्ण चेहरा, आंखों में हजार सपने लिए सपनीली आंखें, चौड़ा माथा, कालेघने बालों का बड़ा सा जूड़ा तथा खुशी से उनका चेहरा और भी दपद पा रहा था। वे कुल मिलाकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी औरतें आपस में उनकी सुंदरता की चर्चा करने लगी। भाई विजय मुस्कान के साथ इधर उधर घूम रहा था। इससे पहले उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसको देखकर हमने सोचा माँ तो जन्म देते ही दुनिया से विदा हो गई थी, चलो कम से कम अपनी पत्नी का तो वह सुख देखेगा। विवाह के समय भाभी मात्र 16 साल की थी। मेरी हम उम्र चाची को उनका रूप फूटी आंखों नहीं सुहाया क्योंकि अपनी बदसूरती को लेकर वे हमेशा कुंठित रहती थी। अपना आक्रोश जब तक भाभी के क्रियाकलापों में मीनमेख निकाल कर शांत करती थी। कभी कोई उनके रूप की प्रशंसा करता तो छूटते ही बोले बिना नहीं रहती थी। रूप के साथ थोड़े गुण भी तो होने चाहिए थे, किसी काम के योग्य नहीं है। दोनों नंदे भी कटाक्ष करने में नहीं चूकती थी। बेचारी चुपचाप सब सुन लेती थी, लेकिन उसकी भरपाई भाई से हो जाती थी। हम भी मूकदर्शक बने सब देखते रहते थे। कभी कभी भाभी मेरे माँ के पास आकर अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन माँ भी असहाय थी क्योंकि चाची के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन सोचती मेरी हम उम्र भाभी और मेरे जीवन में कितना अंतर है। शादी के बाद ऐसा जीवन जीने से तो कुनारा रहना ही अच्छा है। मेरे पिता पढ़े लिखे होने के कारण आधुनिक विचारधारा के थे। इतनी कम उम्र में मैं अपने विवाह की कल्पना नहीं कर सकती थी। भाभी के पिता के लिए लगता है उनके रूप की सुरक्षा करना कठिन हो गया था। जो बेटी का विवाह करके अपने कर्तव्यों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। भाभी ने 8वीं की परीक्षा दी ही थी अभी। उनकी नीली आंखों में आंसू भरे रहते थे। अब चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। विवाह को अभी 3 महीने भी नहीं बीते होंगे कि भाभी गर्भवती हो गई। मेरी भोली भाभी जो स्वयं एक बच्ची थी, अचानक अपने माँ बनने की खबर सुनकर हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। अभी तो वे विवाह का अर्थ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी। वे रिश्तों को ही पहचानने में लगी हुई थी, मातृत्व का बोझ कैसे वहन करेंगी। लेकिन परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं। उन्होंने भी स्थिति से समझौता कर लिया। भाई पितृत्व के लिए मानसिक रूप से तैयार तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध भावना साफ झलकती थी कि जागरूकता की कमी होने के कारण भाभी को इस स्थिति में लाने का दोषी वही है। मेरी माँ कभी कभी भाभी से पूछ कर कि उन्हें क्या पसंद है बनाकर चुपचाप उनके कमरे में पहुँचा देती थी। बाकी किसी को तो उनसे कोई हमदर्दी न थी। प्रसव का समय आ पहुँचा। भाभी ने चांद सी बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी को देखकर वे अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मैं तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन यह क्या,
बाकी लोगों के चेहरों पर लड़की पैदा होने की खबर सुनकर मातम छा गया था। भाभी की नंदे और चाची सभी तो स्त्री हैं और उनकी अपनी भी तो 2 बेटियां ही हैं, फिर ऐसा क्यों? मेरी समझ से परे की बात थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे। कितना अंतर था मेरे चाचा और पिताजी में। वे केवल 1 साल ही तो छोटे थे उनसे, एक ही माँ से पैदा हुए दोनों, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। मातृत्व से गौरवान्वित होकर भाभी और भी सुडौल व सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से पूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद अनुभूति होती थी। इसी तरह समय बीतने लगा और भाभी की बेटी 3 साल की हो गई तो फिर से उनके गर्भवती होने का पता चला और इस बार भाभी की प्रतिक्रिया पिछली बार से एकदम विपरीत थी। परिस्थितियों ने और समय ने उनको काफी परिपक्व बना दिया था। गर्भ को 7 महीने बीत गए और अचानक हृदय विदारक सूचना मिली कि भाई की घर लौटते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह अनहोनी सुनकर सभी लोग स्तंभित रह गए। कोई भाभी को मनहूस बता रहा था तो कोई अजन्मे बच्चे को कोस रहा था कि पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया। यह किसी ने नहीं सोचा कि पतिविहीन भाभी और बाप के बिना बच्चे की जिंदगी में कितना अंधेरा हो गया है। उनसे किसी को सहानुभूति नहीं थी। समाज का यह रूप देखकर मैं कांप उठी और सोच में पड़ गई कि यदि भाई कम उम्र लिखवा कर लाए हैं या किसी की गलती से दुर्घटना में वे मारे गए हैं तो इसमें भाभी का क्या दोष? इस दोष से पुरुष जाति क्यों वंचित रहती है? एक एक करके उनके सारे सुहाग चिन्ह धोपोच दिए गए। उनके सुंदर कोमल हाथ जो हर समय मीनाकारी वाली चूड़ियों से सजे रहते थे, वे खाली कर दिए गए। उन्हें सफेद साड़ी पहनने को दी गई। भाभी के विवाह की कुछ साड़ियों की तो अभी तह भी नहीं खुल पाई थी। वे तो जैसे पत्थर सी बेजान हो गई थी और जड़वत सभी क्रियाकलापों को निशब्द देखती रही। वे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक भाई ही तो थे जिनके कारण वे सब कुछ सह कर भी खुश रहती थी। उनके बिना वे कैसे जीवित रहेंगी? मेरा हृदय तो चीत्कार करने लगा कि भाभी की ऐसी दशा क्यों की जा रही थी। उनका कसूर क्या था? पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष पर न तो लांछन लगाए जाते हैं, न ही उनके स्वरूप में कोई बदलाव आता है। भाभी के मायके वाले भाई की 13वीं पर आए और उन्हें साथ ले गए कि वे यहाँ के वातावरण में भाई को याद करके तनाव में और दुखी रहेंगी, जिससे आने वाले बच्चे और भाभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सबने सहर्ष उनको भेज दिया, यह सोचकर कि जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का पत्र आया कि वे भाभी का प्रसव वहीं करवाना चाहते हैं। किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया और फिर यह खबर आई कि भाभी के बेटा हुआ है। हमारे यहाँ से उनको बुलाने का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने बुलावे का इंतजार नहीं किया और बेटे के 2 महीने का होते ही अपने भाई के साथ वापस आ गई। कितना बदल गई थी भाभी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सूना माथा, हाथ में सोने की एक एक चूड़ी बस। उन्होंने हमें बताया कि उनके माता पिता उनको आने नहीं दे रहे थे कि जब उसका पति ही नहीं रहा तो वहाँ जाकर क्या करेगी, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी और जिस घर में ब्याह कर गई है वहीं से उनकी अर्थी उठेगी। मैंने मन में सोचा, जाने किस मिट्टी की बनी है। वे परिस्थितियों ने उन्हें कितना दृढ़निश्चयी और सहनशील बना दिया है। समय बीतते हुए मैंने पाया कि उनका पहले वाला आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। अंदर से जैसे वे टूट गई थी। जिस डाली का सहारा था, जब वह ही नहीं रही तो वे किसके सहारे हिम्मत रखती। उनको परिस्थितियों से समझौता करने के अतिरिक्त कोई चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया था।
सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी ननद का विवाह तय हो गया और तारीख भी निश्चित हो गई थी, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होते समय वे कमरे में बंद हो जाती थी। लोगों का कहना था कि वे विधवा है, इसलिए उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। यह औरतों के लिए विडंबना ही तो है कि बिना कसूर के हमारा समाज विधवा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता है। उनके दूसरे विवाह के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी हर गतिविधि पर तीखी आलोचना होती थी, जबकि चाचा का दूसरा विवाह चाची के जाने के बाद 1 साल के अंदर ही कर दिया गया। लड़का लड़की दोनों माँ के कोख से पैदा होते हैं। फिर समाज की यह दोहरी मानसिकता देखकर मेरा मन आक्रोश से भर जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पिताजी पुश्तैनी व्यवसाय छोड़कर दिल्ली में नौकरी करने का मन बना रहे थे। भाभी को जब पता चला तो वे फूट फूट कर रोईं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था उनसे इतनी दूर जाने का, लेकिन मेरे न चाहने से क्या होना था और हम दिल्ली चले गए। वहाँ मैंने 2 साल में एमए पास किया और मेरा विवाह हो गया। उसके बाद भाभी से कभी संपर्क ही नहीं हुआ। ससुराल वालों का कहना था कि विवाह के बाद जब तक मायके के रिश्तेदारों का निमंत्रण नहीं आता तब तक वे नहीं जाती। मेरा अपनी चाची से ऐसी उम्मीद करना बेमानी था। ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उठो दीदी, सांझ पड़े नहीं सोते, चाय तैयार है। भाभी की आवाज से मेरी नींद खुली और मैं उठकर बैठ गई। पुरानी बातें याद करते करते सोने के बाद सिर भारी हो रहा था। चाय पीने से थोड़ा आराम मिला। भाभी का बेटा प्रतीक भी ऑफिस से आ गया था। मेरी दृष्टि उस पर टिक गई, बिल्कुल भाई पर गया था। उसी की तरह मनमोहक व्यक्तित्व का स्वामी, उसी तरह बोलती आंखें और गोरा रंग। इतने वर्षों बाद मिली थी भाभी से, समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। समय कितना बीत गया था। उनका बेटा साल भर का भी नहीं था जब हम बिछुड़े थे। आज इतना बड़ा हो गया है। पूछना चाह रही थी उनसे कि इतने अंतराल तक उनका वक्त कैसे बीता। बहुत कुछ तो उनके बाहरी आवरण ने बता दिया था कि वे उसी में जी रही है जिसमें मैं उनको छोड़ कर गई थी। इससे पहले कि मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं, भाभी का स्वर सुनाई दिया, दामाद जी क्यों नहीं आए? क्या नाम है बेटी का? क्या कर रही है आजकल? उसे क्यों नहीं लाई? इतने सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ पूछ डाले। मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया, इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। मीनू के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए भी इनका आना नहीं हुआ। वैसे भी मेरी सहेली के बेटे की शादी थी, इनका आना जरूरी भी नहीं था। और भाभी, आप कैसी हो? इतने साल मिले नहीं, लेकिन आपकी याद बराबर आती रही। आपकी बेटी के विवाह में भी चाची ने नहीं बुलाया। मेरा बहुत मन था आने का। कैसी है वह? मैंने सोचने में और समय बर्बाद न करते हुए पूछा। क्या करती मैं? अपनी बेटी की शादी में भी औरों पर आश्रित थी। मैं चाहती तो बहुत थी, कहकर वे शून्य में खो गई। चलो, अब चाचा चाची तो रहे नहीं, प्रतीक के विवाह में आप नहीं बुलाएंगी तो भी आऊंगी। अब तो विवाह के लायक वह भी हो गया है। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही हूँ। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर देते हुए लंबी सांस ली। एक बात पूछूं भाभी, आपको भाई की याद तो बहुत आती होगी? मैंने सकुचाते हुए उन्हें टटोला। हाँ दीदी, लेकिन यादों के सहारे कब तक जी सकते हैं? जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ यादों के सहारे तो नहीं झेली जाती। अकेली औरत का जीवन कितना दूभर होता है। बिना किसी के सहारे के जीना भी तो बहुत कठिन है। वे तो चले गए, लेकिन मुझे तो सारी जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ी। अंदर से रोती थी और बच्चों के सामने हंसती थी कि उनका मन दुखी न हो, वे अपने को अनाथ न समझे। एक सांस में वे बोली, जैसे उन्हें कोई अपना मिला, दिल हल्का करने के लिए। हाँ भाभी, आप सही हैं। जब भी ये ऑफिस टूर पर चले जाते हैं तब अपने को असहाय महसूस करती हूँ मैं भी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? कभी आपको किसी पुरुष साथी की आवश्यकता नहीं पड़ी? मेरी हिम्मत उनकी बातों से बढ़ गई थी। क्या बताऊं दीदी, जब मन बहुत उदास होता था तो लगता था किसी के कंधे पर सिर
रख कर खूब रोऊं और वह कंधा पुरुष का हो तभी हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उसके बिना औरत बहुत अकेली है। उन्होंने बिना संकोच के कहा, आपने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा? मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कुछ सोचते हुए वे बोली, क्यों नहीं दीदी, पुरुषों की तरह औरतों की भी तो तन की भूख होती है, बल्कि उनको तो मानसिक आर्थिक सहारे के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी बहुत जरूरत होती है। मेरी उम्र ही क्या थी उस समय, लेकिन जब मैं पढ़ी लिखी न होने के कारण आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित थी तो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए मैंने सबके विरुद्ध होकर अपने गहने बेचकर आस्था को पढ़ाया, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय स्वयं ले सके। समय का कुछ भी भरोसा नहीं, कब करवट बदले उनका बेबाक उत्तर सुनकर मैं अचंभित रह गई और मेरा मन करुणा से भर आया। सच में जिस उम्र में वे विधवा हुई थी उस उम्र में तो आजकल कोई विवाह के बारे में सोचता भी नहीं है। उन्होंने इतना समय अपनी इच्छाओं का दमन करके कैसे काटा होगा, सोचकर ही मैं सिहर उठी थी। हाँ भाभी, आजकल तो पति की मृत्यु के बाद भी उनके बाहरी आवरण में और क्रियाकलापों में विशेष परिवर्तन नहीं आता और पुनर्विवाह में भी कोई अड़चन नहीं डालता। पढ़ी लिखी होने के कारण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीती है। होना भी यही चाहिए। आखिर उनको किस गलती की सजा दी जाए। बस अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे अकेली देखकर लोग वासनाभरी नजरों से देखते हैं। कुछ अपने खास रिश्तेदारों के भी मैंने असली चेहरे देख लिए तुम्हारे भाई के जाने के बाद। अब तो प्रतीक के विवाह के बाद मैं संसार से मुक्ति पाना चाहती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा न करने के लिए कहकर उनका दुख बढ़ाऊंगी या सांत्वना दूंगी। मैं शब्दहीन उनसे लिपट गई और वे अपना दुख आंसुओं के सहारे हल्का करती रही। ऐसा लग रहा था कि बरसों से रुके हुए आंसू मेरे कंधे का सहारा पाकर निर्बाध गति से बह रहे थे और मैंने भी उनके आंसू बहने दिए। अगले दिन ही मुझे लौटना था। भाभी से जल्दी ही मिलने का तथा अधिक दिन उनके साथ रहने का वादा करके मैं भारी मन से ट्रेन में बैठ गई। वे प्रतीक के साथ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे सुकून मिला कि चलो, मैंने उनसे मिलकर उनके मन का बोझ तो हल्का किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।